और ये चैप्टर नंबर 17 है क्लास 11th का। मैं ओरिजिनल एनसीईआरटी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को करनी है शॉर्ट, और शॉर्ट करना है, आप मैच करना, टू द लाइन आपको मैच होगा। एनसीईआरटी की लाइनें को कवर किया हूँ मैं। अच्छा, जो लाइन इम्पोर्टेंट नहीं भी है, कभी नहीं पूछा है, फिर भी उन लाइन से भी कुछ ना कुछ है हमारे पास। अगर आपको पूरा मिलना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, क्योंकि नए नए वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। आपकी पसंद है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक मत करो, पर लेकिन आप चैनल पे मत आओ, ठीक है। ब्रीदिंग, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि डिसलाइक होने से वीडियो की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। अगर आपको पसंद नहीं आया आप हमारे कमेंट करें, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक भी करें, और अगर आपको लगता है कि हमेशा न्यू कुछ चाहिए तो आप उसको सब्सक्राइब करें। तो देखो, ब्रीदिंग हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एनसीईआरटी की लाइन में रीड कर रहा हूँ। ओरिजिनल एनसीईआरटी को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको शॉर्ट रखना मुझे। नेजल चैम्बर ओपन इनटू लैरिंग्स, और फिर कहता है एंड लैरिंग्स। देखो, नेजल चैम्बर ओपन इनटू लैरिंग्स, और फिर कहता है फेरिंग्स जो है ओपन थ्रू लैरिंग्स। बात को समझना, देखो, नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, और फेरिंग्स कहता है फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स, यानी कि नेजल चैम्बर खुला फेरिंग्स में और फेरिंग्स जाकर के खुलेगा लैरिंग्स पे, ठीक है। तो ये बात याद होना चाहिए। तो हमने ट्रिक बनाया, नेजल खुला फेरिंग्स और फेरिंग्स खुला लैरिंग्स पे। तो या तो आप नफल से याद करो या नाफा लाफा कर लो, NAFA LAFA। देखो, यहाँ फा मतलब फा कुछ नहीं है, ये वाला फा लिख लो आप, लाफा। तो नफ़ा और लाफा, नफ़ा खाओगे तो लाफा खाना पड़ेगा। तो नेज़ल मतलब नेज़ल, ना मतलब नेज़ल चैम्बर, फा मतलब फेरिंग्स, और ला मतलब लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखो, लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस। लैरिंग्स कैसा होता है, कार्टिलेज बना होता है, इसीलिए लड़का याद रखना, लड़का। लैरिंग्स होता है कार्टिलेजिनस। लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स बोलते हैं। और मैं इसको याद करता हूँ क्योंकि लैरिंग्स में साउंड बॉक्स इसलिए क्योंकि ये देखो, लैरिंग्स और फेरिंग्स और लैरिंग्स में आपको याद करने में थोड़ा सा करने, लैरिंग्स को मैं साउंड इसलिए याद करता हूँ क्योंकि ये लार्ज जैसा कुछ फील आता है मुझे कि लार्ज साउंड निकालो, इस तरह का कुछ भी आप अपना एक बना लो या फिर आप याद ही रख लो उसके लिए। अब आगे चलते हैं, नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल। देखो, एनसीईआरटी कहता है कि नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियोल तक आप कंडक्टिंग जोन कहते हो। कंडक्टिंग जोन मतलब जहाँ पे सिर्फ हवा जाएगी, कंडक्टिंग जोन हवा पास होगा, और कंडक्टिंग जोन का कुछ फंक्शन होता है। तो इसलिए मैंने बोला है NBC। NBC मतलब नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल तक, बी से ब्रोंकियोल एरो मार के रखा है, C मतलब कंडक्टिंग जोन। NBC जो है वो कंडक्टिंग जोन, और कंडक्टिंग जोन के 3 फंक्शन है। आप याद करो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पास, ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा था। पोलर एप्रोटिक, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑर्गेनिक में वो लॉजिकल फिजिक्स वाली चैनल पे मैंने क्या बताया था कि जो पोलर एप्रोटिक होती है वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जैसे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। वही टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है यहाँ पर THF, यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फिल्टर, यानी फिल्ट्रेशन होगा। आपने जो एयर ब्रीथ किया है, इनलेट लिया है, उसको आप फिल्टर करोगे। फिर आगे चलता हूँ मैं, ब्रीदिंग साइकिल 5 सेकंड का होता है, ये याद करना पड़ेगा बॉस। ब्रीदिंग साइकिल 5 सेकंड का होता है, एक हाथ में 5 मुट्ठी, क्योंकि एक बार सांस लोगे तो 5 मुट्ठी का 5 स्टेप बताता हूँ। पहला इंस्पिरेशन करोगे, पहले सांस खींचोगे, सांस खींचने में आपको 2 सेकंड लग गया, सांस खींचने में 2 सेकंड लग गया, और पहले से चूँकि आपके पास सांस है तो एक्सपायरेशन में, यानी कि सांस निकाल में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। 1 मिनट में 12 से 16 साइकिल आप लेते हो। प्रेशर, अब देखो एक फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है प्रेशर और वॉल्यूम का। प्रेशर क्या है, कम, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। देखो ये डब्बा है ना, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बराबर। तो ये डब्बा क्लोज है, तो अब अगर यहाँ से होल बना दिया आपने
और ये किसी मसल उसल से कनेक्टेड है, तो क्या करोगे, यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओगे कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब लंग्स फेफड़े की बात करेंगे तो वहाँ ये बात कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये एनसीईआरटी खुद लिखती है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो 2020 का सवाल को मैं कवर अप करता हूँ, क्योंकि 2020 में पूछा हुआ था कि जब इंस्पिरेशन होगा तो कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसमें देखो इंस्पिरेशन पूछा है, और उसमें जो है EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इस तरह की EICM IICM जैसा टर्म दे रखा है। तो हमने इंस्पिरेशन के लिए सारे टर्म को कंक्लूड करके एक लाइन में पिरोने की कोशिश किया है। आप सीधा का सीधा क्वेश्चन को हिट करो, आपको हो जाएगा। अगर मैं इसमें एनसीईआरटी दिखा पाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि समय का कमी है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इंस्पिरेशन इज़ इनिशिएटेड बाय। पहला देखो कि इंस्पिरेशन को शुरू किसने किया। इंस्पिरेशन को शुरू किसने किया, तो मैं कहता हूँ कि कौन है इंडियन, कौन है इंडियन। अब ये INDIAN, अब देखो हमने क्या किया, कौन, यहाँ पे एन छूट गया, कौन है इंडियन। या तो इंडियन कौन है, इंडियन कौन कर लो, या कौन है इंडियन कर लो, बेस्ट रहेगा कौन है इंडियन। कौन है इंडियन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कौन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, डायफ्राम का। सिर्फ और सिर्फ देखो IN मतलब इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का शुरुआत कौन करेगा, डायफ्राम करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा। और ये क्यों करेगा, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी इंस्पिरेशन होगा। या फिर आप ऐसे कर लो CID, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, डायफ्राम का। ठीक है, किस लिए, तो इंस्पिरेशन के लिए, बराबर। ये याद करो, या हमने जो पहले लिख रखा उसको याद करो। अब देखो इंस्पिरेशन शुरुआत के बाद, इंस्पिरेशन होने के बाद अब और सांस के लिए और ट्रिक है। इंस्पिरेशन हुआ, शुरुआत हुआ, इनिशिएशन हुआ, शुरुआत हुआ। अब उसके बाद अगर आपको सांस लेना है तो अब देखो कांटेक्ट करो EICM से, कांटेक्ट करो एक EICM से टू लिफ्ट रिस्ट इन डोवा। बस याद करने के लिए है लॉजिक, 5-7 बार रीड करना, बहुत अच्छा लगेगा, सवाल सॉल्व होंगे। यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM टू लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट करना है किसको, रिब को, R से रिब, ST मतलब स्टर्नम। तो रिब को, स्टर्नम को, दोनों को लिफ्ट करेगा कौन, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये EICM का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन, तब जाकर के रिब और लिफ्ट स्टर्नम को उठाएगा। किस एक्सिस पे करेगा, डोवा यानी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। नोट कह रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्शन किया तो इंस्पिरेशन हुआ, अब सभी कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करो तो एक्सपायरेशन होगा, खल्लास। वी हैव द, इस लाइन को बहुत लंबे चौड़े एनसीईआरटी ने लिख रखा है बॉस, हमने इतना छोटा में आपको बता दिया, आप इसको रीड करना और फिर उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ना। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन बाय एब्डोमिनल मसल। हमने कहा कि एनसीईआरटी कहती है कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को एब्डोमिनल मसल यानी पेट में जो मसल है उससे कंट्रोल कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज, हमने जो सांस लिया वो किससे हुआ, EICM और IICM से होता है। और उसके अलावा अगर हमको चाहिए तो उसके लिए एब्डोमिनल मसल एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। अब देखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, हम जानबूझ करके एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं, हम जानबूझ करके एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके हम सांस को निकालेंगे तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन होगा। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, सांस निकालने का एक्सपर्ट बनेगा। एक्सपर्ट क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, एक्सपर्ट कॉन्टैक्ट IICM एंड AM, आशीष महेश्वरी। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। देखो IICM जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा,
प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम छोटा होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो सांस ज़्यादा निकलेगा, एयर फ्लो आउटसाइड। ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत टिपिकल लिखा हुआ है दोस्त। हम फिर से समझा देते हैं। फोर्स्ड एक्सपायरेशन करना है तो आपको एक्सपर्ट कांटेक्ट करना है। एक्सपर्ट मतलब एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन करना है तो एक्सपर्ट को कांटेक्ट कीजिए, आईआईसीएम को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर एएम को भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि एएम मतलब बोले तो मसल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि एएम मतलब एब्डोमिनल मसल, यहाँ सॉरी, अच्छा ए मतलब यहाँ लिखा हुआ एब्डोमिनल मसल, तो एब्डोमिनल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल को, ठीक है। उसके बाद देखो टीवी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? मैं कहूँगा कि टाइडल वॉल्यूम एक बार बोलो, उसके बाद इसके साथ रीड करो 10 बार 15 बार, टोटल 20 रीडिंग मारनी है आपको। बहुत शॉर्ट में है, एक दिन में 10 मिनट लगते हैं एक पेपर चैप्टर को रीड करने में। उसके बाद किसी का वीडियो देखो बहुत अच्छे का, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ का काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा माथापोड़ी करोगे तो समय भी नहीं, और आप कर लो, फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कवर नहीं हो पाएगा दोस्त, ये बहुत शॉर्ट है। देखो टाइडल वॉल्यूम बोले तो टीवी ये 500 ml होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। आप अंदर लो या बाहर छोड़ो, नॉर्मल रेस्पिरेशन में 2500 से 3000 ml होता है आईआरवी। आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। देखो पहले आपने टीवी लिया, फिर उसके पहले आप टीवी खरीदो, उसके बाद फिर आईआरवी लो, आईआरवी लिए तो टीवी लिया, उसके बाद तो एक्स्ट्रा लिया ना, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फिर ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व, देखो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व था, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व। एक्सपायरेटरी रिजर्व बहुत कम होता है, 1100 से 1000 से 1100। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखो आप जो ज़बरदस्ती अभी किए थे ना, कॉन्टैक्ट आईआईसीएम एंड एएम, कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट कॉन्टैक्ट आईआईसीएम एंड एएम, तो ये वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जा कर के एएम से मिलते हैं। तो 1000 से 1100 होता है ईआरवी। इसमें क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ये याद करोगे, याद करना ही पड़ेगा। रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आप पूरे फेफड़े को एकदम सक कर लोगे, पूरा फेफड़ा में से हवा निकाल लोगे, तो क्या फेफड़ा सिकुड़ नहीं जाएगा, चिपक नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें म्यूकस भी है तो चिपक जाएगा। इसलिए मिनिमम एयर ऑफ का रहना चाहिए फेफड़े में, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम नहीं है, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि रह जाएगा, जो कि कोलैप्स होने से बचाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखती है और ये वाला सवाल नीट में पूछता है। अब देखो आईसी का मतलब होता है टीवी प्लस आईआरवी। देखो ये चुपचाप याद करो, आईसी मन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी, इनके फुल फॉर्म आप लिख लेना एनसीईआरटी से देख करके। मेरे को याद है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरवी। देखो ना याद करने का तरीका, आईसी टीवी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन आईसी में देखो आईआरवी आ रहा है, ईसी में क्या ईआरवी आएगा। एफआरसी में देखो, एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी याद करना पड़ेगा। वीसी में क्या है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी। 20 बार रटना यार, हो जाएगा काम। टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आरवी प्लस ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी प्लस। अब देखो इनको एक शॉर्ट में कर सकते हैं, ये वाला को वीसी कहेंगे, लेकिन आरवी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो आरवी है क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आरवी, ठीक है। वीसी क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वीसी में क्या है, वाइटल कैपेसिटी, तो इनको ऐड करो इसमें, यही तो लिखा हो, ये को इसमें ऐड करोगे, आरवी एक्स्ट्रा लिखोगे तो यही तो है लंग, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं,
यहाँ ट्रिक हमारा नहीं था, लेकिन उसमें से सवाल आते हैं तो दोस्त क्या करूँ। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये एनसीईआरटी की लाइन थे। कोविड-19 2020 में सवाल आया था नीट का। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि एल्वेलाई इंड पोजीशन है ना यार, यहीं से तो गैस इधर उधर होता है, तो यही तो प्राइमरी साइट है। और उसके बाद देखो ये टेबल 17.1, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से सवाल पूछ सकता है। क्या है कि देखो हम पढ़ते हैं कि टिश्यू, देखो ये गैस है O2 और CO2, दो गैस है। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन क्या है, 159 है, और CO2 का कंसंट्रेशन 0.3 है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। अब देखो हमारा एल्वियोलाई है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू है। टिश्यू मतलब हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन की जिसको ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन का होना चाहिए कम। क्यों क्यों कम होना चाहिए ऑक्सीजन का कमी? इसलिए कि वो टिश्यू ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो वहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। एनसीईआरटी कहती है 45 mmHg, 45 mmHg प्रेशर है। और उसके अलावा टिश्यू में 40 mmHg O2 का प्रेशर दे रखा है। एनसीईआरटी खुद कहती है कि वहाँ O2 का कमी है, इसलिए बाहर से एनसीईआरटी कहती है कि O2 बाहर से लाओ और CO2 को ले जाओ, क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 95, ये याद करना है। 95 O2, 95 एक सेकंड होल्ड कर रहा हूँ। देखो अब हम याद करने के लिए एक आपको लॉजिक बताता हूँ। आपको कहाँ जाना है, ब्लड में कितना क्या चाहिए, ब्लड में O कितना 95। देखो बोनाफाइड से याद करना बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो आप B से हो गया ब्लड, O से हो गया O2, ना मतलब 9 और F मतलब N से 9 और F से 5, सीधा लिखो आंसर पाओ। बोनाफाइड यानी कि ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको कितना 95 होना चाहिए O2 का कंसंट्रेशन, याद हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड में कितना होना चाहिए, जितना डीऑक्सीजनेटेड मतलब जितना टिश्यू में है उतना ही बाहर निकलेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होना चाहिए। एल्वियोलाई में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 104, 104 ऐसे पढ़ते हैं, 104 यानी 104। अच्छा एटमॉस्फेयर में कितना 159। अब देखो CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम, एल्वियोलाई में देखो 40 आया। ये कहाँ से आया, एल्वियोलाई में चूँकि देखो टिश्यू में 45 था, टिश्यू से आपने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भेजा। टिश्यू में आपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑलरेडी CO2 का प्रेजेंस है। क्योंकि CO2 का प्रेजेंस है, उधर वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। यहाँ आपको चार्ट याद करा रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म समझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, तो ऑटोमेटिक CO2 इधर मूव किया, यानी टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आया, तो बन गया क्या, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 40 से 45 हो गया। अब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया एल्वियोलाई में, तो क्या इसका कंसंट्रेशन 40 हो गया। ये बाहर में इतना याद करना है। O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC सॉरी, O2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है RBC के थ्रू, कितना 97%, और बाय प्लाज्मा कितना करते हैं 3%। देखो ना, अगर आपको O2 का प्लाज्मा वाला याद कंटेंट हो जाएगा, तो बाद बाकी जो बचेगा वो क्या करना, RBC से कर लेना। क्योंकि O2 का ट्रांसपोर्ट दो ही चीज़ से होता है, RBC प्लस प्लाज्मा, RBC और प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो अब देखो टॉप करना होगा, T से हो गया 3%, O से हो गया O2, P से हो गया प्लाज्मा। तो 3% O2 प्लाज्मा से जाएगा, 3% O2 प्लाज्मा से जाएगा, तो टॉप करेगा। और टॉप करेगा वो भी नीचे से, क्योंकि 95% कौन ले जा रहा है, RB, 97% RBC ले जा रहा है। CO2 के ट्रांसपोर्ट में 3 पार्ट, CO2 में भी कंटेंट है 3 पार्ट। एक देखो O2 में कितना कंटेंट है, O और O, इसलिए 2 ही है कैरियर, बराबर। तो CO2 में कितना कंटेंट है, CO, 3 पार्ट है, तो 3 पाथवे है इसको ले जाने के लिए। कौन कौन है, पहला है RBC।
आरबीसी को कितना 20 से 25%। देखो एक एक लाइन समझा रहा हूँ। 20 से 25% आरबीसी से जाएगा, 70% एज बाइकार्बोनेट जाता है, 7% बाई प्लाज्मा से जाता है, 7% प्लाज्मा से जाता है, 70% बाइकार्बोनेट से जाता है, और आरबीसी से 20 से 25%। और जब आरबीसी के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 बाइंड कर जाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाएगा इसको। ठीक है, अब देखो स्कूप करना है, यानी कि S से 7% COO मतलब CO2, P से प्लाज्मा। तो देखो टॉप करो स्कूप लगाकर, यानी कि 3% O2 प्लाज्मा के थ्रू, 7% CO2 प्लाज्मा के थ्रू। अब बचा क्या, 70% बाइकार्बोनेट और आरबीसी में 20 से 25% और 70% किससे, बाइकार्बोनेट, क्योंकि CO2 जो है H2CO3 जैसा कंपोनेंट बनाता है किसमें, ब्लड में, तो H2CO3 बनेगा नहीं, बाइकार्बोनेट वो भी 70% होगा। ठीक, आरबीसी में 20 से 25%। अच्छा, आरबीसी में O2 कितना जाएगा, 97%। ये याद रखना है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और याद करना होगा कि प्रत्येक 100 ml में 5 ml O2 कहाँ पे दिया जाता है, टिश्यू में, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये याद रहना जरूरी है। फिर उसका देखो, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्विलाई। क्यों, यहाँ देखो ना, ये कम है ना, 45 को यहाँ पहुँचाना है एल्विलाई में, और ये O2 क्या है, यहाँ एल्विलाई में कितना 104 है, यहाँ तक आना है, तो ज़्यादा परसेंटेज जाएगा, ml जाएगा। तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2, लेकिन एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे करेंगे, इनको ज़रा देखते हैं। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज़। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब चलो, हाँ, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो आखिरी टॉपिक है रेगुलेशन का, कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल सिग्नल। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूरल सिग्नल कंट्रोल करता है। ए सेंटर इज मेडुला कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला को रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। देखो इसको मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, MR करके याद कर लेना। मेडुला को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद अनदर सेंटर इज द पोन्स, ठीक है, तो उसको निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। अनदर, तो इसको याद कैसे करना है, MRP लगाओ। मेडुला रेस्पिरेटरी सेंटर और एक्स्ट्रा में पोन्स है, उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, यानी कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर सकता है, तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को कम कर सकता है, यानी कितना तेजी में सांस लेंगे उसको कंट्रोल करेगा कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट नियर RRC यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहाँ मौजूद है, तो वो कहाँ मौजूद है, मेडुला में, ठीक है, विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2। O2 के लिए कभी ये सेंसिटिव नहीं होता है। जिस तरीके से ट्रांसपिरेशन में O2 का कोई रोल नहीं था, उस तरह से रेस्पिरेशन में भी O2 का कोई, ट्रांसपिरेशन यानी पानी का लॉस होना पत्ते से, और रेस्पिरेशन मतलब ये वाला रेस्पिरेशन एनिमल का है। तो CO2 से सेंसिटिव होता है लेकिन O2 का से सेंसिटिव नहीं होता है। ये सवाल पूछा हुआ है।
अब देखो आखिरी है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ आरआरसी इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये पूछा हुआ है। 2020 का सवाल है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं? कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी देखो मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे बताया था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन था ये। जब CO2 ऑक्सीजन CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाए उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, लेकिन जब वो O2 के साथ बाइंड करे कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, याद रहेगा। अब चलता हूँ मैं, इस चैप्टर का हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो अब डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नेक्स्ट वीडियो आएगा।